बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। दिल को दहला देने वाली एक पुरस्कार कहानी, मौत का सामना। बिजली की कड़क दिल दहला देने वाली थी। बादल इस तरह गरज रहे थे गोया जंगल में शेर दहाड़ रहा हो। मूसलाधार बारिश हर चीज़ को बहा ले जाने को तैयार थी। चारों तरफ मुहीब सन्नाटा, गलियां सड़कें सुनसान व वीरान थी। अंधेरी रात में कभी कभी बिजली की कड़क से मंजर रोशन हो जाता था। ऐसे में वो शख्स एक मकान का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने लंबा सा काला रेनकोट पहना हुआ था। उसके सर पर फ्लीट हैट था जिसने उसका आधा चेहरा छुपाया हुआ था। उसने अपने हाथ में टार्च पकड़ी हुई थी। टार्च की रोशनी में उसने उस कमरे का जायज़ा लिया जिसमें वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो कमरा शायद ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। टार्च की रोशनी सोफे से होती हुई स्याह आबनूसी मेज़ पर रुकी। फिर एक लम्हे बाद उस शख्स ने टार्च का रुख दीवार की जानिब किया। दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग एक औरत की थी जिसने लंबा सा चोगा पहन रखा था। उसके सर पर एक जिंदा सांप कुंडली मारे बैठा था। उस शख्स की दो शाखा जुबान अंदर बाहर को हो रही थी। उस सांप की दो शाखा जुबान अंदर बाहर को हो रही थी और वो अपनी गोल गोल आंखों में ज़माने भर की खूंख्वारी समेटे सामने देख रहा था। औरत ने हाथ में एक अजीब सा डंडा पकड़ा हुआ था जिसके सिरे पर भी एक सांप फन फैलाए बैठा था। औरत के सामने एक तालाब था जिसमें एक आदमी डूब रहा था और उस आदमी की आंखों में मौत का खौफ वाज़ेह था। औरत की नज़रें उस आदमी पर जमी हुई थीं। फिर उस शख्स ने टार्च की रोशनी दूसरी दीवार पर मारी। दूसरी दीवार पर भी एक पेंटिंग लगी हुई थी, एक इंसानी खोपड़ी की पेंटिंग जो स्याह पेंसिल से बनाई गई थी और इस खोपड़ी के माथे से सुर्ख रंग की शुआएं निकल रही थी। उस शख्स ने टार्च की रोशनी आगे बढ़ाई। आगे एक मर्द और औरत की तस्वीर थी। शायद उनकी शादी की तस्वीर थी क्योंकि आदमी और औरत दुल्हा दुल्हन के मखसूस लिबास में थे। टार्च वाले आदमी के होंठों पर उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई। उस शख्स की मुस्कुराहट भी बहुत भयानक थी। उसके पीले पीले दांत अजीब कराहियत का मंजर पेश कर रहे थे। उस शख्स ने टार्च की रोशनी की मदद से आगे की जानिब पेशकदमी की। आगे एक और कमरा था। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में जीरो पावर का नाइट बल्ब जल रहा था। उस शख्स ने अपनी टार्च बंद की। कमरे के जहाजी साइज के बेड पर एक मर्द और औरत सो रहे थे। मर्द और औरत वही थे जिनकी तस्वीर ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी हुई थी। टार्च वाले आदमी ने टार्च अपने रेनकोट की जेब में रखी और दूसरी जेब में हाथ डाला। जब हाथ बाहर आया तो उसमें एक लंबा सा खंजर था। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता बेड की जानिब बढ़ा जहाँ तस्वीर वाला मर्द और औरत सो रहे थे। उस शख्स ने अपना खंजर वाला हाथ बुलंद किया और एक झटके से खंजर मर्द के सीने में उतार दिया। मर्द के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और उसके सीने से खून का फवारा बुलंद हुआ। कातिल ने खंजर उसके सीने से निकालकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। मर्द की चीख सुनकर औरत की आंख खुल गई। उसने मलगजी रोशनी में जो ये भयानक मंजर देखा तो चीखते हुए बेड से उठकर भागी, मगर कातिल ने उसकी टांग पकड़कर झटका दिया तो वो बेड से नीचे कमरे के फर्श पर गिर गई, मगर फिर फुर्ती से उठी और कमरे के दरवाजे की जानिब भागी। कातिल ने खंजर मर्द के पेट से निकाला और औरत के पीछे भागा। मर्द बेड पर बुरी तरह तड़प रहा था। उसके खून से बेड और कमरे का फर्श सुर्ख हो रहा था। कातिल औरत के पीछे भागा। औरत कमरे के खुले दरवाजे से बाहर भागी, मगर कातिल ने ड्राइंग रूम में उसे घेर लिया। औरत ने ड्राइंग रूम में रखी चीज़ें उस कातिल पर फेंकनी शुरू कर दी, मगर कातिल नहायत चालाकी से उसके हर वार से बचता रहा। औरत पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी तो कातिल ने आगे बढ़कर औरत की गर्दन पकड़ ली और एक कहकहा लगाया। उसका कहकहा नहायत मकरूह था। औरत उसके हाथों में बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। अचानक उस औरत ने अपने दाएं टांग का घुटना कातिल की दोनों टांगों के दरमियान में मारा। कातिल के मुंह से एक तकलीफ दे आवाज़ निकली और उसकी गिरफ्त नरम पड़ गई। औरत फौरन उस कातिल की गिरफ्त से निकल कर भागी, मगर कातिल ने झुकते हुए उस औरत की टांग पकड़ ली। वो औरत धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। कातिल उस औरत के ऊपर चढ़ गया और खंजर वाला हाथ ऊपर किया ताकि खंजर उस औरत के पेट में उतार सके।
उसी वक्त उस औरत की नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ एक 15-16 साल की लड़की खड़ी थी जो उस औरत की बेटी थी। औरत ने कातिल का खंजर वाला हाथ कलाई के पास से पकड़ा और जोर से चीखी, गो बेबी गो। दरवाजे में खड़ी लड़की गुमसुम खड़ी थी। औरत कातिल से जद्दोजहद करते हुए फिर चीखी, गो बेबी गो गो। दरवाजे में खड़ी लड़की फौरन दरवाजे से बाहर की जाने भागी। उसी वक्त कातिल ने अपना खंजर वाला हाथ छुड़ाया और एक झटके से खंजर औरत के पेट में उतार दिया। औरत के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके पेट से खून उबल पड़ा और वो माही बेआब की तरह तड़पने लगी। कातिल ने उस औरत को छोड़ा और उठ खड़ा हुआ, अपने सर पर हैट जमाया और खूनालूद खंजर लेकर लड़की के ताकुब में चल दिया। लड़की घर से बाहर की जानिब भागी थी, लिहाजा कातिल भी घर से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, घूप अंधेरा छाया हुआ था, मगर बिजली की कड़क कभी कभी मंजिल को बिल्कुल वाजिया कर रही थी। कातिल के कपड़ों और खंजर से खून टपककर बारिश के पानी में मिल रहा था। कातिल ने घर से बाहर आकर सड़क के दोनों जानिब देखा। सड़क मुकम्मल सुनसान थी। उसने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि लड़की किस जानिब भागी होगी। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे दलदली ज़मीन पर पड़ी जहाँ पैरों के ताज़ा निशान थे। कातिल के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आई और वो उन कदमों के निशान के सहारे आगे बढ़ा। वो चौकन्ने अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। खंजर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। बारिश के पानी ने उसके कपड़ों और खंजर पर से खून धो दिया था। कातिल सड़क के अतराफ झाड़ियों को बगौर देख रहा था। उसे एक तरफ की झाड़ियों पर थोड़ा सा शक गुजरा तो उस झाड़ी के करीब गया और झुक कर देखने लगा। अचानक कोई चीज़ उसके सर से बड़ी जोर से टकराई और वो मुंह के बल गिर पड़ा। खंजर उसके हाथ से छूट गया। उसने गिरते ही पलट कर देखा। लड़की अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा लिए खड़ी थी। उसने उस डंडे से कातिल के सर पर जोर से ज़रब लगाई, जिसकी वजह से कातिल का सर फट गया और उसका मुंह उसके अपने ही खून से तर हो गया। लड़की डंडा मारकर भागना चाहती थी कि उस कातिल ने अपनी टांग लड़की की टांगों में फंसाई और लड़की धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। कातिल ने जल्दी से उस लड़की को दबोच लिया और अपने मजबूत हाथों से लड़की का गला दबाने लगा। लड़की की आंखें बाहर उबलने लगी। ऐसा लगता था कि उसकी आंखें हल्कों से बाहर आ जाएंगी। उसकी सांस रुकने लगी और वो बचाव के लिए हाथ पैर मारने लगी कि अचानक खटके की आवाज़ हुई और कमरा दूधिया रोशनी में नहा गया। हफ्ते में 6 दिन दफ्तर में रहते और छुट्टी के दिन हॉरर मूवी देखते गुजारते हो। अम्मी जान ने पहले कमरे का बल्ब जलाया, फिर रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। अम्मी जान, बड़ी अच्छी मूवी थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, फ़ौरन उठ जाओ और फ्रेश होकर आओ, तुम्हारे अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। अम्मी जान बोली, अरे बाप रे, आज हिटलर को मेरी याद कैसे आ गई। मैं बौखला गया। शर्म नहीं आती अपने अब्बा को ऐसे कहते हुए। अम्मी जान बोली, हिटलर को हिटलर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। मैंने मासूमियत से कहा, इससे पहले कि हिटलर तुम्हें गैस चैम्बर की सज़ा सुना दे, तुम फ़ौरन उनके हजूर पेश हो जाओ। अम्मी जान ने कहा तो मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और बाथरूम की जानिब भागा। आज खैर नहीं है सज्जाद अली सदीकी। मैं बड़बड़ाते हुए बाथरूम में दाखिल हुआ। मैं सज्जाद अली सदीकी टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर और अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ, मगर इसके बावजूद वालिद साहब ने नायत सख्ती से मेरी तरबियत की। उनका मकूला था, औलाद को खिलाओ सोने का नवाला, मगर देखो शेर की नज़र से। लिहाजा मैं जल्दी से फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में जा पहुँचा, जहाँ अब्बा जान बैठे अखबार पढ़ रहे थे और अम्मी जान अपने कॉलेज का कोई काम देख रही थी। मेरे वालिद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करते थे, जबकि अम्मी जान मुकामी कॉलेज में लेक्चरार थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, मैंने सादतमंद बेटे की तरह सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जान ने ऐनक के ऊपर से मुझे देखते हुए सलाम का जवाब दिया। आओ बैठो। उन्होंने सोफ़े पर अपने पास जगह बनाई। आजकल तुम्हारे क्या मशागल हैं। अब्बा जान ने मेरे बैठने के बाद पूछा। कोई ख़ास नहीं, जॉब इतनी टफ़ है कि वक्त ही नहीं मिलता, मैंने जवाबन कहा। क्या तुम जॉब से एक आध हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। अब्बा जान ने फिर पूछा। जी कोई ख़ास काम, मैंने पूछा। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं मिला। अब्बा जान ने खशमगी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, जी मिल जाएगी छुट्टियाँ। जॉब ज्वाइन करने के बाद से मैंने छुट्टी नहीं ली, इसलिए मेरा ख्याल है कंपनी को मेरी छुट्टियों पर एतराज़ नहीं होगा, मैंने तफसीलन जवाब दिया। अब्बा जान ने एक हुनकारा भरा, फिर गोया हुए। सज्जाद, अब तुम 28 साल के हो चुके हो, लेकिन
लेकिन मेरी तो सिर्फ 7 ही सालगिरहें आई हैं। मैंने अब्बा जान का जुमला दरमियान से काटा। इसके लिए मैं या तुम्हारी माँ कसूरवार नहीं, अब्बा जान बोले। तो फिर कौन कसूरवार है? मैंने इंतहाई मासूमियत से पूछा। क्योंकि मैं 29 फरवरी को पैदा हुआ था, जो कि 4 साल में एक मरतबा आती है। इस लिहाज से 28 साल में मेरी सिर्फ 7 सालगिरहें ही आ सकी हैं। बदतमीज़, अम्मी जान ज़ेरे लब बोली। इसके लिए तुम्हें कैलेंडर बनाने वाले ग्रेगोरी को गिरबान से पकड़ना चाहिए, जिसने कैलेंडर बनाते हुए 29 फरवरी 4 साल में एक मरतबा रखी है। अब्बाजान बोले तो मैंने सादतमंदी से गर्दन हिला दी। आप भी क्या फजूल बहस लेकर बैठ गए, असल बात कीजिए। अम्मी जान ने बीच में लुकमा दिया। ठीक है, तुम ही करो बात। अब्बाजान ने तीर कमान अम्मी जान के हाथ में दे दिया। सज्जाद, मैं और तुम्हारे अब्बा संजीदगी से तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो। अम्मी जान ने नहायत संजीदगी से पूछा। मम्मा, जहाँ तक मेरी पसंद का ताल्लुक़ है तो मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने भी जवाबन संजीदगी इख्तियार की। मेरी बात सुनकर अखबार पढ़ते अब्बाजान भी चौंक उठे। कौन लड़की? किस ख़ानदान से है? अच्छे घर और ख़ानदान की है। बात कहाँ तक पहुँची है? अम्मी जान भी गुफ्तगू में शामिल हो गई। जी, 50% बात तय है, मैंने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। गज़ब खुदा का, हमें पता नहीं और बात 50% तय भी हो गई, अब्बाजान बोले। कौन है वो लड़की? अम्मी जान ने तीखे लहजे में दरियाफ्त किया। कतरीना कैफ, मैंने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। इंतहाई भोंडा मजाक है। अम्मी जान मेरी शरारत समझकर मुस्कुरा दी। 50% तय होने वाली क्या बात है? अब्बाजान बाल की खाल निकालने पर राजी हो गए। अब्बाजान बाल की खाल निकालने पर तुल गए। मैं मुकम्मल राजी हूँ, इसलिए 50% बात तय है। उसकी तरफ से हाँ का इंतज़ार है, मैंने जवाब दिया। सलमान के मसल्स देखे हैं? मच्छर की तरह मसल दिए जाओगे। अम्मी जान ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। मम्मा, आप पहले भी कितनी मरतबा मुझसे पूछ चुकी हैं और मैं बता चुका हूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। जहाँ आपका हुक्म होगा मैं सर झुका दूंगा, मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा। देखो सज्जाद, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हो। शादी ज़िंदगी भर का साथ है, इसलिए अगर लड़का लड़की अपनी खुशी और रजामंदी से एक दूसरे को पसंद कर लें तो ज़िंदगी नहायत खुशगवार और पुरसुकून गुजरती है, अब्बाजान बोले। अगर तुम कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी ख़ानदान ही में हो, इसलिए तुम 1 हफ्ते की छुट्टी लो और गांव चले जाओ, जहां तुम्हारे तायजाद भाई अयाज की मंगनी है। तुम मंगनी में शिरकत भी कर लो और अगर वहाँ कोई लड़की पसंद आए तो हमें मतलब भी कर दो। अम्मी जान ने तफसील मेरे गोश गुजार की। आप लोग नहीं जा रहे मंगनी में? मैंने पूछा। तुम्हारे अब्बा को छुट्टी नहीं मिली और इधर कॉलेज में भी इम्तिहानात चल रहे हैं, लिहाजा मेरा भी छुट्टी लेना मुमकिन नहीं है। इसलिए तुम तैयारी करो, अगले हफ्ते मंगनी में शिरकत के लिए चले जाओ, अम्मी जान ने कहा तो मैंने सादतमंदी से गर्दन झुका ली। मैंने गाड़ी बड़ी सी हवेली के सामने रोकी। डिस्ट्रिक्ट अमरकोट, जो अब उमरकोट कहलाता है, की तहसील खानसा से 10 मिनट की मसाफत पर गोट कायम सदीकी में वाक़या ये अज़ीमुश्शान हवेली मेरे परदादा कायम अली सदीकी ने बनवाई थी। ये पूरा इलाका उनके नाम पर गोट कायम अली सदीकी कहलाता है। इस हवेली को मेरे परदादा ने अंग्रेज़ों के दौर में बड़ी मेहनत और मोहब्बत से तामीर करवाया। जयपुर के पिंक पत्थर से तामीर में ये हवेली, जिसकी नफासत और फ़न तामीर बनवाने वाले की मोहब्बत की मज़हर थी। गोट कायम सदीकी में यह हवेली सर उठाए बड़ी शान शौकत से खड़ी थी। मैंने हवेली के मुनक्कश गेट के सामने अपनी गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बैग कंधे पर डाला और हवेली की जानिब कदम बढ़ा दिए। सबको चौंकाने के ख्याल से मैंने अपनी आमद का तज़किरा नहीं किया था, ताकि अम्मी जान और अब्बू जान को भी मना कर दिया था कि वो इस बात का तज़किरा किसी से न करें। मैं ख़ुद भी तकरीबन 10 साल बाद यहाँ आया था, जहाँ तो हर साल आना होता था, मगर फिर हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर चला गया और वापसी पर फ़ौरन ही जॉब मिल गई। लिहाजा कई साल से मुमकिन नहीं हुआ कि मैं हवेली आ सकता। मैं बैग उठाए हवेली के बड़े से खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन गेट की जानिब बढ़ा। गेट खुला हुआ था। मैंने सोचा दस्तक दूं या अंदर चला जाऊं। एक लम्हे को सोचने के बाद मैंने कदम आगे बढ़ा दिए और खुले गेट से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र सुर्ख फर्श से होती हुई ड्योढ़ी पर पड़ी, जहाँ सन्नाटा था। या इलाही, ये क्या माजरा है? तकरीब के घर इतना सन्नाटा। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई। ड्योढ़ी से आगे नीमदारे की सूरत में कमरे बने हुए थे।
मैं मज़ीद आगे बढ़ा और कमरों से मुल्क बालकोनी में पहुंचा। हैंड्स अप। अचानक एक सर्दनाल मेरी गर्दन से आ लगी। मैं बौखलाकर पीछे मुड़ना चाहता था कि फिर हुक्म मिला, घूमना नहीं, बैग हाथ से छोड़ दो। मैंने हुक्म की तामील की और बैग कंधे से उतारकर फर्श पर रख दिया। कोई हथियार है तो निकाल दो। फिर हुक्म मिला। मैंने जेब में हाथ डालकर अपना लाइसेंस वाला पिस्तौल निकाला और ज़मीन पर रख दिया और कहा, इसका लाइसेंस है मेरे पास। बहुत खूब, अब डाकू भी कानून की पासदारी करने लगे हैं और लाइसेंस वाला असलहा रखते हैं। पीछे से तंजिया आवाज़ आई, डाकू। मैं बेसाख्ता पलट गया। मुझे पलटते देखकर पीछे खड़े आदमी ने राइफल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं डाकू नहीं तो क्या मेहमान हो? मैं, अरे चचा जान। मैं राइफल वाले शख्स को पहचान गया। वो मेरे चचा जान थे। आप मेरे चचा हैं, मैं सजाद अली सदीकी, आपके बड़े भाई दाइम अली सदीकी का अकलौता बेटा। मैंने जल्दी जल्दी कहा, सज्जाद। अब चचा जान की समझ में पूरी बात आई और उन्होंने राइफल मेरी गर्दन से हटाकर मुझे गले लगा लिया। आने से पहले इत्तला दे देते, मैंने सोचा सरप्राइज रहेगा, मगर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सामान उठाया। चचा जान ने कहकहा लगाया और मुझे गले लगाया और उसी हालत में लेकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए। देखो कौन आया है, कौन है? कई आवाज़ें उभरी। मेरा सज्जाद आया है। दादी जान ने जल्दी से मुझे खुद से चिमटा लिया और चटाचट मेरा माथा चूमने लगी। वो खुशी से निहाल हो रही थी। सब पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ बढ़कर मुझसे मिल रहे थे। सच है, गांव की मिट्टी में अभी तक पुरानी तहजीब के असरात बाकी हैं। जितनी मोहब्बत से गांव में सब मुझसे मिल रहे थे और अपनी लगावट का इजहार कर रहे थे, बड़े शहरों में इस तरह की मोहब्बत के मनाजर मफकूद हैं। रात 2 बजे तक वहाँ महफिल जमी रही। कल मेरे तायाजाद भाई अयाज की मंगनी उसकी खालाजाद से हो रही थी। चुनाचे आज वो नौजवान पार्टी का ख़ास हदफ बना हुआ था। उसके चेहरे की सुर्खी बता रही थी, इस नोक झोंक में उसे भी मज़ा आ रहा है। रात 2 बजे सब बड़ी ताई की डांट खाकर महफिल से उठे और सोने के लिए लेटे। मुझे ख़ास तौर पर अलग कमरा दिया गया। शायद मैं शहरी बाबू था, इसलिए मुझ पर ख़ास इनायत की गई थी। रात को मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे वो ख़ास काम याद आया जिसके लिए मम्मा ने मुझे यहाँ भेजा था। तकरीबन सारा ख़ानदान इकट्ठा था। मैंने ख़ानदान की तमाम लड़कियों को गौर से देखा। महविश अयाज की बहन और बड़े ताया की अकलौती बेटी थी। अनाबिया छोटे ताया की बेटी थी, मगर मैंने उसकी आंखों में चचा जान के बेटे फयाज के लिए पसंदीदगी देखी थी, लिहाजा वो मेरी फहरिस्त से खारिज हो गई। इसके अलावा बड़ी फूफो की 2 बेटियां जरीना और फहमीना थी। देखते हैं किस्मत कहाँ यावरी करती है, मैंने सोचा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। एक तो 10 घंटे का सफ़र, फिर रात भी बहुत हो चुकी थी, लिहाजा मैं थोड़ी देर में बेसुध हो गया। आज अयाज की मंगनी थी। चूँकि दादी जान अपने घुटनों की बीमारी के बायस कहीं आ जा नहीं सकती थी, लिहाजा मंगनी का सारा फंक्शन हवेली में ही रखा गया था। अयाज की मंगेतर हिना भी अपने माँ बाप के साथ सुबह से हवेली में आ गई थी। कई लड़कियां उसे घेरे बैठी थी और अयाज का नाम ले लेकर उसे छेड़ रही थी और हिना गुलनार चेहरे के साथ मुस्कुरा रही थी। यकीनन मन का मीत मिल जाए तो दुनिया जन्नत बन जाती है और उन दोनों को दुनिया में ही जैसे जन्नत मिल गई थी। मंगनी की रस्म शुरू हुई तो अयाज और हिना ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। फिर सब हिना का मुंह मीठा करके उसे नेक देने लगे। मैं भी पूरी तरह तैयार होकर उस तकरीब में शरीक था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि दुल्हा दुल्हन के बाद मैं ही उस तकरीब का मेहमान खसूसी था। हर शख्स बतौर ख़ास मुझसे मिलने आ रहा था। वो सब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार इस वालेहाना तरीके से कर रहे थे कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। अयाज की बहन महविश अपनी भाभी को मिठाई खिलाकर पीछे हटी तो एक लड़की आगे बढ़ी और मिठाई के डब्बे से मिठाई उठाकर हिना को खिलानी चाहिए कि माँ की करारी आवाज़ गूंजी, अरे ये क्या कर रही हो, पीछे हटो तुम, मिठाई मत खिलाओ। आवाज़ इतनी करारी और तेज़ थी कि वो लड़की बौखलाकर पीछे हट गई। मिठाई उसके हाथ से छूट गई। यहाँ क्या कर रही हो, जाओ। तय्यमों की आवाज़ फिर गूंजी और वो लड़की तेज़ी से भीड़ चीरती हुई वापस चली गई। लड़की के जाते ही हंगामा और शोर फिर महफिल का हिस्सा बन गए। सब महफिल में इस तरह मगन हो गए जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने हैरानगी से उस लड़की को दूर जाते देखा। उस लड़की की आंखों में बेबसी का वो आलम था कि मुझे लगा जैसे किसी ने तेज़धार खंजर मेरे सीने में उतार दिया हो। मैंने इतनी बेबसी कभी किसी आंख में नहीं देखी थी। कौन है ये लड़की?
आम से मटियाले रंग के कपड़ों में मलबूस, किसी मेकअप के बगैर ये कोई आम लड़की न थी। थोड़ी देर में तकरीब ख़त्म हो गई तो मैं दादी जान से मिलने उनके कमरे की जानिब चल दिया। उनके कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं ठिठक गया। अंदर कौन रो रहा है, मैंने सोचा और दरवाजे से कान लगा दिए। हालांकि ये एक गैर इखलाकी हरकत थी, लेकिन मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर था। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। मेरा क्या कसूर नानी? क्या मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है? अल्लाह मेरे साथ ही क्यों नाइंसाफ़ी कर रहा है? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह गफूरुर रहीम है। दादी जान की आवाज़ आई। नानी, लड़की के सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर वही मटियाले रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की दादी जान की मसहरी पर बैठी थी और उसका सर दादी जान की गोद में था। मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर वो जल्दी से खड़ी हो गई और दुपट्टा सर पर जमाने लगी। आओ सज्जाद बेटा, दादी जान मुझे हिचकिचाते देखकर बोली। इससे तो तुम नहीं मिले होगे, ये अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती है। ये तुम्हारी छोटी फुफ्फो की बेटी ज़ैनब है। दादी जान ने उस लड़की का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया तो वो सलाम का जवाब देते हुए कमरे से चली गई। उसकी हिरनी जैसी आंखों में आंसू थे। उसके गुलाबी चेहरे पर दुख की परछाइयाँ थीं। आखिर ये माजरा क्या है? ये लड़की इतनी गमज़दा क्यों है? मैंने दिल में सोचा और आखिर मैं दिल का मुद्दा ज़ुबान पर आ गया। दादी जान मेरा सवाल सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गई, फिर बोली, मेरी छोटी बेटी ज़ैनब कुदसिया की माँ, उसकी पैदाइश वाले दिन ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैंने जब छोटी सी ज़ैनब को अपने साथ लाना चाहा तो उसके बाप ने मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को खुद पालेगा। मगर चंद साल बाद जब उसने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ के जुल्म का शिकार ये मासूम ज़ैनब बनी। जब मुझे पता चला तो मैंने ज़ैनब को अपने पास बुला लिया। 10 साल पहले आई ज़ैनब डरी समी रहती थी, मगर मैंने नहायत प्यार से उसका डरो खौफ बाहर निकाला। पिछले साल उसके ताया ने अपने बेटे के साथ उसका निकाह कर दिया। लड़का बहुत अच्छा था, लिहाजा मैं भी राज़ी हो गई। मगर हाय रे नसीब, वो अपने दफ्तर के किसी काम से इस्लामाबाद गया और एक हादसे में जाँ बहक हो गया। उस वाक़े के बाद ज़ैनब को चुप लग गई और ख़ानदान भर में बेचारी मनहूस और सबज़ कदम और काली किस्मत वाली मशहूर हो गई। आज भी तुमने देखा बड़ी बहू का उसके साथ क्या रवैया था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, किसी तरह मेरी ज़ैनब को इस जहन्नुम से निकाल दे और इसे खुशी की ज़िंदगी अता फरमा। दादी जान की आंखें भीग गईं। दादी, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। यकीनन ज़ैनब के लिए ये आजमाइश के दिन हैं जो गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात सुनकर दादी जान ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उस दिन के बाद मैंने ज़ैनब को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। वो ज़्यादातर किचन में पाई जाती थी। हवेली में पकने वाले रंग बिरंग के लज्जत भरे खाने उसके हाथों का करिश्मा थे। मैं अपनी मंजिल के करीब था, मगर मुझे मम्मा का डर था, कहीं वो भी ज़माने की फरसूदा तवाहमात में ना जकड़ी हों। लिहाजा हवेली से जाने से एक दिन पहले मैंने मम्मा को फ़ोन किया। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, कब आ रहे हो? इंशाल्लाह कल यहाँ से निकलूँगा। और उस काम का क्या बना जिसके लिए तुम वहाँ गए थे? मम्मा, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया था। बोलो। मम्मा, आप तवाहमात पर यकीन रखती हैं? क्या मतलब? मतलब जैसे कोई मनहूस है या काली किस्मत वाला या सबज़ कदम वगैरह, आप इन बातों को मानती हैं? मैंने तमहीद बांधी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा सज्जाद, मैं तुम्हें ऐसी जाहिलाना बातों पर यकीन रखने वाली लगती हूँ? मम्मा ने नाराज़गी से जवाब दिया। नहीं मम्मा, ये बात नहीं है। असल में मैं ज़ैनब अली से शादी करना चाहता हूँ। मैंने असल मुद्दा बयान किया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मम्मा, मम्मा क्या हुआ कि आपको ये बात पसंद नहीं आई? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी तरबियत में कोई झोल नहीं है। मैं और तुम्हारे अब्बा भी यही चाहते थे कि ज़ैनब इस घर की बहू बने, मगर तुम्हारी वजह से खामोश थे कि तुम्हें ज़ैनब पसंद आती भी है या नहीं। थैंक यू मम्मा। मैंने इत्मीनान की सांस ली। फिर आप कहें तो ले आऊँ आपकी बहू को? ऐसे नहीं मिलेगी वो लड़की, लाखों में एक है, हीरा है हीरा। ज़रा नाक घिसो, कान पकड़ो, फिर सोचा जाएगा। मम्मा मेरी शरारत समझ गई। मम्मा, मैं किसी हीरो से कम हूँ?
अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं तुम्हारी दादी को फ़ोन करती हूँ, मम्मा ने कहा और साथ ही फ़ोन ऑफ हो गया। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। जिस मरहले को मैं मुश्किल तरीन समझ रहा था वो नहायत आसान निकला। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर हवेली की नौकरानी खड़ी थी। आपको बड़ी दादी ने बुलाया है। दादी जान को हवेली में सारे नौकर बड़ी दादी कहते थे। अच्छा आता हूँ। मैंने जल्दी से अपना हुलिया सही किया और दादी जान के कमरे में पहुंचा। दादी जान, मैं आ सकता हूँ? मैंने दरवाजे में खड़े होकर पूछा। जैनब दादी जान की मुसहरी के पास खड़ी थी। आओ आओ सज्जाद, दादी जान बोली। दादी जान, आपने बुलवाया, इधर आओ मेरे पास। दादी ने मुसहरी पर अपने पास जगह बनाई तो मैं मुसहरी पर उनके करीब बैठ गया। उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखा तो मैंने भी मुसहरी पर पैर फैला दिए। मेरा सर अपनी गोद में लेकर दादी जान बोली, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, वो मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ मांग रही है। आपने इनकार तो नहीं किया? मैं दादी जान का इशारा समझ गया, इसलिए बेचैनी से उठ बैठा। सज्जाद, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरी ज़ैनब बहुत मासूम है, उसने बहुत दुख उठाए हैं। दादी जान की आंखों में आंसू आ गए। दादी जान प्लीज़ ना रोएं, दुखों के दिन बीत गए, अब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़ैनब की आंख में आज के बाद कभी आंसू नहीं आएंगे। जीते रहो, तुम दोनों मेरी जान हो, दादी जान ने कहा। फिर अपने हाथ में पहना भारी सा सोने का कंगन उतारा और ज़ैनब के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये कंगन मैंने सज्जाद की दुल्हन के लिए ही रखा था, अब इसकी हकदार तुम हो। ज़ैनब जल्दी से मुँह छुपाकर भाग गई और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तेरी माँ अगले महीने शादी का कह रही है। दादी जान फिर गोया हुई। अगले महीने? इतने दिन? मैंने मसनूई दुख के साथ कहा। शरीर? दादी जान मेरी शरारत समझकर मुस्कुरा दी। दादी जान दुआ दीजिए कि मैं ज़ैनब को खुश रख सकूं। मैं अपनी गाड़ी में बैठा कराची की जानिब रवाना था। मैं सुबह निकलना चाहता था मगर हवेली में सबको मालूम हुआ कि मेरी और ज़ैनब की बात पक्की हो गई है तो सब ने मुझे घेर लिया। ख़ास तौर पर नौजवान पार्टी ने तो वो हल्ला गुल्ला किया कि बस। मुझे हवेली के मकीनों की आंखों में अपने और ज़ैनब के लिए खुशियाँ और नेक ख्वाहिशात नजर आईं। सब ने मिलकर मुझे और ज़ैनब को बिठाकर एक छोटी सी तकरीब कर डाली। इस वजह से देर हो गई और मुझे वापसी के लिए निकलते निकलते रात हो गई। रात की स्याही फैलती जा रही थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। मैं 3 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था और अभी 7-8 घंटे का सफ़र बाकी था। मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया, गाड़ी से बाहर निकला। चांद की आज शायद 12-13 तारीख थी, इसलिए इतना उजाला था कि हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। मैं डिस्ट्रिक्ट उमर कोर्ट से निकलकर थर पार करके अजीम सहरा को पार कर रहा था। दूर दूर तक होलनाक सन्नाटा था, कहीं आबादी का निशान नहीं था, कहीं कहीं कोई टुंड मुंड सा दरख्त सड़क किनारे नजर आता। हवा ठंडी और फरक बख्श लग रही थी। यही हवा दिन के वक्त गर्म और जानलेवा होती है। रेगिस्तान का ये फ़ायदा है कि वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तेज़ हवा रेत पर कैसे कैसे नक्शो निगार बना रही थी, बना बना कर मिटा रही थी, मिटा मिटा कर बना रही थी। रेगिस्तान की यह खूबी है कि जहाँ आज रेत का बड़ा सा टीला है कि वहाँ कल चटियल मैदान होगा, वहाँ सारी रात रेत दूसरी जानिब मुंतकिल कर देगी। मैंने सड़क के किनारे बैठकर अपनी उंगलियां रेत में डाली। ठंड की एक लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। मैं बेशक कराची में रहता हूँ मगर हूँ तो इस अजीम रेत महासागर का बेटा। मेरे खून में यहाँ की खुशबू रची बसी है। थर में आज भी ऐसे जहाँ दीदा लोग पाए जाते हैं जो रात को रेत में उंगलियां डालकर बता दें कि कल सुबह पुछांडू कहाँ पड़ेगी। पुछांडू सूरज की पहली किरण को कहते हैं। कुदरत ने हमें हरियाली, फूल और रंग देते समय हाथ खींच लिया तो इस इलाके के लोगों ने धनक के सारे चंचल रंग अपनी अजरकों, रलियों, ओढ़नियों, शलूकों और चोलियों में टांग दिए। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। पानी पीकर मैं दोबारा गाड़ी में बैठा। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाने का इरादा ही किया था कि मेरी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। मेरी गाड़ी से कोई 30-32 गज के फासले पर एक सांप कुंडली मारे बैठा था। मैं सांप को गौर से देखने लगा। वो चित्रहारी सांप था। उसकी खाल चांद की रोशनी में चमक रही थी और सुनहरी माइल मटियाली जिल्द पर पड़े स्याह धब्बे और खौफनाक बना रहे थे। चित्रहारी सांप को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मैं अपनी गाड़ी में साकित बैठा रह गया। चित्रहारी सांप
सिंध के रेगिस्तान का खतरनाक तरीन सांप है। ये सांप इंतहाई जहरीला होता है। इसकी नस्ल तकरीबन मालूम हो चुकी है। चित्रहारी सांप को देखते ही मुझे अपना अजीज़ दोस्त रज़ा का ख्याल आया। रज़ा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बल्कि मेरा और उसका भाइयों वाला मामला है। रज़ा कराची की एक लेबॉर्ट्री में काम करता है और सांप के जहर पर तहकीक कर रहा है। बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं इस सांप को पकड़ लूँ। यकीनन रज़ा के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। ये सोचकर मैंने अपने हवास बहाल किए और डैशबोर्ड से अपना 32 बोर का रिवाल्वर निकाला और आहिस्ता से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। सांप उसी तरह कुंडली मारे बैठा था। उसकी 2 शाखा जुबान बार बार मुंह से बाहर आ रही थी। वो शायद शिकार पर हमला करने वाला था। मैंने उसकी नज़रों के ताकुब में देखा। सामने 2 मोटे ताज़े चूहे बैठे थे। सांप उन्हें शिकार करना चाहता था। यह गनीमत था कि सांप ने अब तक मुझे नहीं देखा था। मैंने अपना रिवाल्वर सीधा किया और सांप के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। उसी वक्त सांप ने चूहों पर छलांग लगाई, मगर रिवाल्वर से निकली गोली की रफ्तार सांप की रफ्तार से बहुत तेज़ थी। सांप गोली खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। मैं दौड़कर उसके करीब गया। गोली की आवाज़ सन्नाटे में दूर तक गई। मुझे डर था कहीं गोली की आवाज़ सुनकर कोई पुलिस की गाड़ी इधर ना आ जाए, क्योंकि चित्रहारी सांप का शिकार कानूनन ममनू है। लिहाजा मैंने एक लकड़ी की मदद से सांप को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो गया। गाड़ी के अंदर मध्यम रोशनी में सांप का चमकदार जिस्म बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था। मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए धीमे सुरों में गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं तसव्वुर की आंख से ज़ैनब को देख रहा था, जो हाथों में मेहंदी लगाए और सुर्ख जोड़ा पहने मेरा इंतज़ार कर रही है। ज़ैनब का ख्याल आते ही मुस्कुराहट मेरे लबों पर खुद ब खुद आ गई। उसी वक्त गाड़ी को एक ज़ोरदार झटका लगा। शायद सड़क पर कोई गड्ढा था जिसमें गाड़ी का टायर नीचे चला गया था। गाड़ी के झटके के साथ ही न जाने कैसे पिछली सीट पर रखा सांप उछल कर मेरी गर्दन से लिपट गया। मेरे मुंह से एक तेज़ चीख निकल गई और मैंने बेख्तियार अपने दोनों हाथों से सांप को पकड़कर अपनी गर्दन से अलग किया और पिछली सीट पर फेंका। स्टीयरिंग छूटने की वजह से गाड़ी सड़क पर लहरा गई और रेत में उतर गई। फिर एक झटका खाकर गाड़ी बंद हो गई। मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और अपनी सांस बहाल की। फिर मैंने पिछली सीट पर नज़र दौड़ाई। सांप मुर्दा हालत में पड़ा था। शायद गाड़ी को लगने वाले झटके की वजह से वो उछलकर मेरे ऊपर आ गया था। मैंने गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली और पानी पिया ताकि मेरे हवास बहाल हो सकें। थोड़ी देर में मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया। फिर मैंने सांप को हिला जुला कर देखा, मगर वो साकित पड़ा था। मैं दोबारा गाड़ी में बैठा और गाड़ी को सड़क पर ले आया और अपना सफ़र शुरू किया। मगर अब मेरे अंदर इस एतमाद का कहीं पता नहीं था जो सफ़र शुरू करते वक्त था। गाड़ी अपना सफ़र तय कर रही थी। रात बीती जा रही थी। मैंने एक पेट्रोल पंप पर रुककर पेट्रोल भरवाया। घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। बदीन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर अब मेरा सफ़र ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में जारी था। ठट्ठा के बाद कराची था। मैं गुनगुनाते हुए अपना सफ़र तय कर रहा था। सांप का खौफ मेरे जहन से निकल चुका था। मैं अपने और ज़ैनब के बारे में सोच रहा था। वाकई अब्बा सही कहते हैं, मनचाहा मीत मिल जाए तो ज़िंदगी का सफ़र इंतहाई खुशगवार अंदाज में गुजरता है। मुस्कुराहट मेरे होंठों पर रक्सां थी। उसी वक्त मेरी नज़र बैक मिरर पर पड़ी। बैक मिरर में जो मंजर मुझे नज़र आया वो मुझे दहशत ज़दा कर देने के लिए काफ़ी था। खून मेरी रगों में जमने लगा। मेरे होंठ नींबा अंदाज में खुल गए। मेरी आंखें हलकों से बाहर निकल आईं। बैक मिरर में मंजर ही इतना खौफनाक था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सांप पिछली सीट पर गर्दन उठाए बैठा था। उसकी 2 शाखा जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। उसका मुंह उसके अपने खून से सुर्ख हो रहा था, जिस पर जा बजा रेत लगी हुई थी। उसकी आंखों में बिजलियां कूद रही थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मैंने गाड़ी रोकनी चाही, मगर उसी वक्त सांप ने तेज़ी से अपनी जगह बदली और मेरे सामने स्टीयरिंग से ज़रा ऊपर आकर बैठ गया, गोया हुक्म दे रहा हो कि गाड़ी चलाते रहो। खौफ और डर क्या होता है मुझे आज एहसास हो रहा था। मौत मेरे सामने सांप की सूरत में बैठी थी और उसकी ज़ुबान बार बार मुंह से बाहर आकर मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। चित्रहारी सांप का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। मैं दिल ही दिल में उस वक्त को कोस रहा था।
जब मैंने उस सांप के शिकार का सोचा था। मेरा जहन तेजी से अपने बचाव की तदबीर सोच रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसी वक्त गाड़ी किसी उभरी हुई जगह से गुजरी और उसे एक झटका लगा। झटका सांप को इंतहाई नागवार गुजरा। उसने गुस्सीली नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों में न जाने क्या था। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके साथ ही मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता डैशबोर्ड की जानिब बढ़ने लगा जहाँ मेरा रिवॉल्वर रखा था। मगर शायद सांप ने भी मेरा इरादा भांप लिया। उसने अपनी जगह तब्दील की और डैशबोर्ड पर जाकर बैठ गया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली और मैंने सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर सांप ने मुझे अब तक डसा क्यों नहीं, क्योंकि चित्रहारी सांप की फितरत है कि वो अपने शिकार को ज़्यादा मोहलत नहीं देता। या अल्लाह, तू ही कोई सबब बना और मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। मैंने दिल ही दिल में दुआ की और अपने बाजू पर बंधे इमाम जामिन को महसूस किया, जो सफ़र शुरू करने से पहले दादी जान ने दुआएं पढ़ते हुए बांधा था। मेरी कार आहिस्ता आहिस्ता ठट्ठा शहर में दाखिल हो रही थी। ठट्ठा के बासी अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सांप मेरी बराबर वाली सीट पर आ चुका था और मुझे घूर रहा था। उसकी जुबान बार बार बाहर को निकल रही थी। शायद वो मुझे खौफजदा करके लुत्फानंदोज हो रहा था। उसी वक्त मेरी गाड़ी के करीब से एक ट्रक गुजरा जिसने तेज हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर सांप के जिस्म में लर्जा सा पैदा हुआ और उसके गुस्से में इजाफा हो गया। वो मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगा गोया ये कसूर भी मैंने ही किया हो। अचानक सांप के दिल में क्या समाई कि वो अपने दुम के बल खड़ा हो गया। उसका मुंह मेरे चेहरे के बराबर आ गया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे को झुलसाने लगी। मेरा खून रगों में खुश्क होने लगा। खौफ और डर क्या होता है मुझे आज अंदाज़ा हुआ। मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आज की रात मेरी आखिरी रात हो सकती है। मुझे मम्मा, अब्बा जान, दादी जान और ज़ैनब का ख्याल आ रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया वाले ज़ैनब का जीना हराम कर देंगे। मम्मा और अब्बा जान का क्या होगा? मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। अब्बा जान बेशक सख्त गिर हैं, मगर वो मुझसे प्यार भी बेइंतहा करते हैं। या अल्लाह, तू रहीम है, रहमान है, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। मैंने सिद्के दिल से दुआ की। मेरे हलक में कुछ फंसने लगा और फिर खुद ब खुद मेरे आंसू बह निकले। सांप मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी दो शाखा जुबान मेरे गालों को छू रही थी। अचानक सांप के दिल में क्या बात आई कि वो दोबारा अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया और वहीं से मुझे घूरने लगा। ठट्ठा शहर पीछे रह गया। अब मैं घारू शहर से गुजर रहा था, बस कराची आने ही वाला था। उसी वक्त मेरे जहन में एक तरकीब आई। मुझे मालूम था कि रज़ा सुबह जल्दी उठने का आदी है, लिहाजा कराची में दाखिल होते ही मैंने गाड़ी का रुख मॉडल कॉलोनी की जानिब मोड़ दिया, जहाँ रज़ा का बंगला था। मसाजिद से फजर की अजानों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उजाला इतना हो गया था कि अब हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। सांप मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा था। उसकी नज़रें मेरे ऊपर जमी थीं। मैंने गाड़ी रज़ा के बंगले के सामने रोकी और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसी वक्त सांप ने एक फुनकार मारी और मेरा हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। फिर मैंने दूसरा हाथ स्टीयरिंग से हटाकर हॉर्न तक लाया और हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की तेज़ आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी। सांप ने नहायत नागवारी से मेरी जानिब देखा, मगर मैंने परवाह न की और दूसरी बार हॉर्न बजा दिया। थोड़ी देर में रज़ा आंखें मलता हुआ बालकोनी में आया। मेरी कार देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए और उसने चीख कर कुछ कहा जो मैं ना सुन सका। थोड़ी देर बाद रज़ा बंगले से निकलता आया। वो गाड़ी के पास आते हुए बोला, क्या पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो गाड़ी से नहीं उतर रहे हो? जुमला मुकम्मल करते ही रज़ा की नज़र सांप पर पड़ी। वह फ़ौरन सूरत हाल की संगीनी को समझ गया और बड़ी तेज़ी से उल्टे कदमों वापस अपने बंगले के अंदर दौड़ गया। मैं कुनखियों से सांप की जानिब देख रहा था। वो बार बार मुझे फुनकार कर डरा रहा था। उसी वक्त रज़ा अपने बंगले से बाहर आता नजर आया। उसके हाथ में स्प्रे करने वाली मशीन थी। वो कार की दूसरी जानिब की खिड़की पर आया जहाँ सांप बैठा था। फिर उसने अपनी नाक पकड़कर मुझे इशारा किया। मैं उसका इशारा समझ गया। वो मुझे सांस रोकने का कह रहा है। मैंने एक लंबी सांस अपने फेफड़ों में भरी और सांस रोक ली। मेरे सांस रोकने के बाद रज़ा ने स्प्रे मशीन का रुख सांप की जानिब किया और मशीन का बटन दबा दिया। स्प्रे मशीन में शायद बेहोशी की दवा थी।
सांप पर जैसे ही स्प्रे की फवार पड़ी वो उछला और उसने मुझे डसने की कोशिश की, मगर मैंने चीखते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगा दी। सांप मेरे पैरों से लिपटा हुआ बाहर आ गया। मैंने उसे अपने पैरों से झटका और दूर जा खड़ा हुआ। अरे अरे घबराओ नहीं, ये बेहोश हो चुका है, रज़ा बोला और उसने सांप को अपने हाथों में ऐसे उठा लिया जैसे वो रबड़ का बना हुआ हो। मैंने गाड़ी को लॉक किया और रज़ा के साथ उसके घर में दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम तक पहुंचते पहुंचते मैंने मुख्तसरन रज़ा को रात भर की रुदात सुना दी। रज़ा सांप को लेकर दूसरे कमरे में चला गया, जैसे वो लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करता था। मुलाजिम मेरे सामने चाय रख गया। मैं चाय की शदीद तलब महसूस कर रहा था, लिहाजा चाय पीने लगा। थोड़ी देर में रज़ा कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही सांप था। अब सांप बेहोश हो चुका था। रज़ा ने सांप मेरे ऊपर उछालते हुए कहा, यह बिल्कुल बेज़रर सांप है। क्या मतलब? मैंने सांप से बचते हुए पूछा। मतलब ये कि तुमने इसे जो गोली मारी थी उसने इसके जहरीले दांत ही उड़ा दिए थे, रज़ा ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है? मैं हैरत ज़दा रह गया। वो ऐसे मुमकिन है कि शिकार के वक्त चित्रहारी सांप अपने दोनों जहरीले दांत बाहर की समत लाता है। जब तुमने उसे गोली मारी तो ये शिकार कर रहा था। जैसे ही शिकार करने के लिए उसने अपने जहरीले दांत बाहर किए, तुमने गोली चला दी और गोली ने उसके दोनों जहरीले दांत खत्म कर दिए। इसीलिए ये तुम्हें डस नहीं सका और तुम रात भर एक बेजरर सांप से डरते रहे जो किसी को डसने के काबिल नहीं था, रज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया और मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। मैंने पलटकर सांप को देखा। वो कालीन पर अपना धड़ ऊपर किए मुझे घूर रहा था और बेख्तियार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई।